हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि नीट के एग्जामिनेशन में आप 180 में से 150 प्लस कैसे स्कोर कर सकते हैं केमिस्ट्री के अंदर। जैसा आपको पता है कि नीट के एग्जाम के अंदर 180 मार्क्स की केमिस्ट्री आती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में और आपकी रैंक के अंदर। आप बेशक बायो बहुत अच्छा पढ़ जाएं, बिल्कुल आप बायो, आपने बॉटनी जूलॉजी बहुत अच्छे से करी होगी, आपने फिजिक्स को अच्छे से कर लिया होगा, लेकिन अगर आपने केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर नहीं करी है तो ये आपके रैंक दिलाने में और सिलेक्शन दिलवाने में मुसीबत बन सकती है। तो इस चीज़ का सोल्यूशन लेकर आज हम लोग आए हैं इस वीडियो को लेकर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि 150 प्लस हम लोग कैसे स्कोर करें 180 में से। अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमारा पहले है जीओसी। जीओसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हमारे भर भर के क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंदर से जैसे आपका आइसोमेरिज्म, आपका आईयूपैक नोमेनक्लेचर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये तीन बेसिक से कॉन्सेप्ट है जिनके ऊपर क्वेश्चन आने ही आने हैं कन्फर्मेटली। अगर हम लोग बात करें आईयूपैक नोमेनक्लेचर के ऊपर तो इससे एक क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आप आईयूपैक नोमेनक्लेचर जरूर पढ़ के जाएं जब भी आपका एग्जामिनेशन है। फिर आप आइसोमेरिज्म आपके स्ट्रक्चर और स्टीरियो आइसोमेरिज्म दोनों को कवर कर जाएं। स्टीरियो में से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से आपको आर और एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने को दे सकता है, तो ये कॉन्सेप्ट आप जरूर पढ़ के जाएं जब आप जीओसी पढ़ रहे हैं और जीओसी के अंदर आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। अब जीओसी के बाद अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, जीओसी में एक चीज आती है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देगा, उसकी एप्लीकेशंस आती है। तो पहली एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड इफेक्ट ऑफ दीज इफेक्ट्स ऑन एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आप जरूर पढ़ कर जाएं। अगर आप ये छोड़ के जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं, बहुत बड़ा ब्लंडर करने वाले हैं आप। तो आप इन टॉपिक्स को छोड़कर मत जाएं। जीओसी के अंदर आइसोमेरिज्म एक क्वेश्चन पक्का, आपका आईयूपैक नोमेनक्लेचर एक क्वेश्चन पक्का, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, इफेक्ट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स ऑन योर एसिडिटी एंड बेसिसिटी, ये इससे क्वेश्चन कन्फर्मेटरी आएगा ही आएगा और आता ही आता है। जैसा कि हम लोग पास्ट ईयर पेपर्स देखेंगे तो इनसे क्वेश्चन आया ही आया है हर बार। जीओसी के बाद हम लोग देखेंगे, अगर अपने चैप्टर्स की ओर बढ़े तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके, जिससे क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, भर भर के हर साल क्वेश्चन आते हैं। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आपके रोड मैप्स, आपके रिएजेंट, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर रिएजेंट सबसे ज्यादा यूज हुए हैं। जैसे आप एक टेबल बना लीजिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं, और उन रिएजेंट्स का काम उनके आगे लिख लीजिए। अगर आपने छोटी सी एक्सरसाइज कर रखी है तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार इन रिएजेंट्स को याद करने की। सिंपल, जैसे पीसीसी हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, KMnO4 इन OH मीडियम हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाईली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हमारा KMnO4 एसिडिक मीडियम एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो अल्कोहल को हमारा किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है, कीटोनिया या एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। बेसिकली जब भी आप इन रिएजेंट्स को पढ़ें तो इनका नाम, इनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए। तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जितने भी रिएजेंट हैं आपके, उन सबको याद कीजिए, उन सबको अच्छे से बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए आपके। तो हमने क्या देखा पहले, जीओसी से आपको पढ़ना है आईयूपैक नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड एसिडिटी एंड बेसिसिटी इफेक्ट ऑन देयर एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ कंपाउंड, ये टॉपिक्स। फिर मैंने बताया आपको एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा आपको रिएजेंट सारे कवर करने हैं, सारी नेम रिएक्शन इसके अंदर कवर करके जानी है। एल्डोल रिएक्शन जरूर करनी है, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन आपको करनी है, कैनिजारो करनी है, क्रॉस कैनिजारो करनी है, ये रिएक्शन जो है आपको करनी ही करनी है। तो सारी नेम रिएक्शन चैप्टर के और सारे रिएजेंट्स इस चैप्टर के हाईली इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं अगर हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर्स एंड योर एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, अगर इन चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे हम लोग तो एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड से आती है रीजनिंग। इस चैप्टर से रिएक्शन बहुत कम ही पूछी जाती है, इस चैप्टर से सबसे ज्यादा पूछी जाती है रीजनिंग, कि SN2 किसके अंदर ज्यादा हो रही है, SN1 किसके अंदर ज्यादा हो रही है, कब एलिमिनेशन होगी, कब SN2 रिएक्शन होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार हमें एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिल रहे हैं और बच्चे इस कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी इससे फेडअप हो जाते हैं और इसको छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन यही कॉन्सेप्ट है आपके स्कोरिंग जो आपको नीट के अंदर सिलेक्शन दिलवाएंगे। आपको SN2, SN1 एंड एलिमिनेशन रिएक्शन टिप्स पे होना चाहिए। ये तीन टॉपिक आपको करके जाने ही है, क्योंकि इनसे आती है रीजनिंग आपकी, कि जो कंपाउंड्स हैं कौन सा SN2 रिएक्शन फास्टर देगा, कौन SN1 फास्टर देगा और कौन एलिमिनेशन देगा। इस बिहाफ पर आप, इन टॉपिक्स के बिहाफ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
फिर आते हैं हम लोग बेटा अल्कोहल फिनॉल ईथर्स में से। तो फिनॉल जो पार्ट है बेटा, फिनॉल एक हाईली इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन के लिए। इससे आपको क्या पूछेगा, फिनॉल की एसिडिटी और बेसिडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर मैंने इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए। हमने क्या देखा पास्ट ईयर पेपर्स में, फिनॉल की एसिडिटी और बेसिसिटी पूछी गई है अगर हमने उस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। ये बेसिक सी चीजें बार बार पूछी जा रही हैं और बच्चा इन क्वेश्चंस को भी नहीं कर पा रहा है। तो आपको इनका फिनॉल्स की जो एसिडिटी बेसिसिटी, एसिडिटी जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है, इनका इफेक्ट फिनॉल की एसिडिटी पे क्या पड़ रहा है ये आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा। ये कुछ टॉपिक्स हुए हमारे अल्कोहल फिनॉल्स और एल्काइल एंड एराइल हैलाइड की। अब बात करते हैं अमीन चैप्टर की। तो अमीन के अंदर हम लोग जब क्या देखते हैं बेटे, अमीन एक बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, अमीन एक छोटा चैप्टर है और अमीन के अंदर से भी रीजनिंग ज्यादा देखने को मिलती है। रीजनिंग क्या आएगी, अमीन के ऊपर बेसिसिटी के क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, जब जो हमारी नाइट्रोजन है जब वो किसी से सब्स्टिट्यूट, जब उससे कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड हो रहे हैं तो उसकी बेसिसिटी को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसकी बेसिसिटी का ऑर्डर एक्वस मीडियम में क्या होगा, वेपर फेज में क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको जब भी अमीन पढ़ना है, अमीन चैप्टर में से आप बेसिसिटी ऑफ अमीन्स कभी छोड़ के जाए नहीं। ये टॉपिक आप बिल्कुल मत छोड़कर जाएं अगर आपका एग्जाम नियर है तो, ठीक है। अगर आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ सकते, यहाँ पे पूरा चैप्टर सिलेबस कवर करने का टाइम नहीं है, तो जो टॉपिक मैं मेंशन कर रहा हूँ सिर्फ उन टॉपिक्स को पढ़ के जाएं, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और इन टॉपिक्स को पहले आप कवर कीजिएगा एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक दिए हैं कंसाइज फॉर्म में, और फिर आप इलैबोरेशन के लिए आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं और हमारे चैनल का भी यूज़ कर सकते हैं। सारे जो टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे डिटेल्स में। ये तो आपको करना क्या है कि इन टॉपिक्स की लिस्ट बना लेनी है और इनको करते हुए चलना है और टिक मार देना है। जो टॉपिक आपका होता जा रहा है उसको टिक मारते चलो, आप सिलेक्शन के पास बढ़ते चले जाओगे। अमीन से हमने डिस्कस करा कि बेसिसिटी और उसकी बेसिसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है सब्स्टिट्यूएंट्स का। इसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोमोलिक्यूल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दिखने में वो सिंपल है लेकिन लगता हमें बहुत, उसके क्वेश्चन होते ही नहीं हमसे। तो बेटा उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको चैप्टर को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, सेक्शंस के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर ग्लूकोज की जितनी रिएक्शंस हैं वो सारी पढ़िए, जितनी सारी रिएक्शन, उसका स्ट्रक्चर एलुसिडेशन की जितनी भी रिएक्शन है उनको सब पढ़िए। उसके बाद ग्लूकोज के जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है या हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के, उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को पढ़िए। अल्फा और बीटा एनोमर्स क्या होते हैं ये पढ़िए आप, एनोमर्स पढ़िए क्या होते हैं, हावर्ड प्रोजेक्शन क्या होती है ये पढ़ना जरूरी है। फिर सेकंड चीज आप इस चैप्टर से क्या पढ़िए, अपना स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस चैप्टर से स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और तीसरी चीज क्या पूछी जाती है इस चैप्टर से, कौन सी पायरिडीन यूनिट है, कौन सी प्यूरिन यूनिट है। आपसे नाइट्रोजन बेस के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि डीएनए के अंदर कौन सी यूनिट एब्सेंट है, ठीक है, और आरएनए के अंदर कौन सी यूनिट एब्सेंट है, हमारे जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं तो उनमें से कौन सी प्यूरिन और कौन सी पायरिडीन है ये आपको पूछ लेगा। वैसे अगर आप बायो के स्टूडेंट तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन जेई वाले बच्चों के लिए यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जेई के बच्चों को। अगर हम लोग बात करेंगे बेटे अपने हाइड्रोकार्बन्स की, तो हाइड्रोकार्बन्स की सारी एल्कीन्स की रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर से आप एल्कीन पे जरूर फोकस करके जाएं क्योंकि उस एल्कीन का रिलेशन आता है अल्कोहल में और एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये चैप्टर्स आपको कवर करके जाने हैं जब भी आपका एग्जाम पास में है। इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं अगर आप, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी सिलेक्शन की, आप सिलेक्शन के बहुत नियर है। ये बात हुई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इसके बाद आते हैं हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो सबसे पहले हम चैप्टर उठाते हैं सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर आपने जो अपना वॉइड्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, भर भर के सवाल आते हैं कि दो वॉइड्स के बीच, दो एटम्स के या चार एटम के बीच में एक एटम प्रेजेंट है, एक वॉइड बना था उसमें एक एटम प्रेजेंट हो गया, एक का रेडियस दे देगा दूसरे का निकालना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। तो पहली चीज आपको वॉइड का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रेडियस रेशियो रूल अच्छे से आना चाहिए, और जितनी भी क्रिस्टल पैकिंग है हमारे, मतलब जो हमारे क्यूबिक सिस्टम है, हेक्सागोनल सिस्टम है, एचसीपी है, इन सब की पैकिंग और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, इनकी पैकिंग एफिशिएंसी, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर, इनका नेक्स्ट नेबर और इनका रेडियस रेशियो रूल, ये आपको पता होना चाहिए। ये चार टॉपिक आप अच्छे से करके जाइए। पांचों टॉपिक इससे पढ़िए आप डिफेक्ट्स में। देखिए फ्रैंकल और शॉर्ट की बहुत बेसिक से, अब उनसे सवाल आने बंद हो गए हैं, तो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट आप पढ़ के जाइए बच्चे। नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स आप पढ़ के जाएंगे, उससे सवाल आजकल बहुत देखने को मिल सकते हैं आपको करंट सिनेरियो में। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बेटा सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आ रहा है कि इतना मोलर मैंने ये सॉल्यूट ले लिया, इतना मोलर मैंने ये सॉल्यूट ले लिया, कौन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा, कौन बॉइलिंग पॉइंट घटा देगा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सॉल्यूशन से।
फिर इसके बाद आए बेटा आपका चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के सारे ग्राफ इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में जितना भी आपका रेट कांस्टेंट और टाइम के बीच में रिलेशन है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम है, इनके जितने भी ग्राफ्स हैं सब बेटा एकदम पढ़ जाइए अच्छे से, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बहुत ईजी आता है, लेकिन आजकल ट्रेंड में जो है वो है इनके ग्राफ्स। तो केमिकल काइनेटिक्स आपसे क्या पढ़ के जाना है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूले वाले न्यूमेरिकल तो आने ही है, दूसरी चीज आपको ग्राफ्स अच्छे से करके जाने हैं। इसके बाद बेटा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत ही प्यारा चैप्टर है, अगर बच्चे को समझ में आ गया तो हो गया, और नहीं आया तो वो बैठा रह जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपको सबसे पहली चीज करके जानी है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस है उससे जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप उसको कवर कीजिए और इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाएं, इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा रहे हैं। अगर इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो इनऑर्गेनिक में बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर आपको CFSC निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। CFSC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, VBT के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर आपको प्रेडिक्ट करना आना चाहिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक के P ब्लॉक से जितने भी जीनोन की रिएक्शंस है वो सारी इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक में P ब्लॉक में आपका और जो है बेटा ऑक्सा एसिड ऑफ 16 ग्रुप एलिमेंट, 17 ग्रुप एलिमेंट, इनके एसिड्स के जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। उनकी बॉन्डिंग पूछ लेगा, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स पूछ लेगा उनके अंदर, इस तरह के क्वेश्चन देखे जाते हैं। रेडॉक्स चैप्टर के अंदर आपको कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी चाहिए, आनी चाहिए, और रिएक्शन को बैलेंस करना आना चाहिए कि उनके कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे। सो ये था एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन कि कौन कौन से चैप्टर में से क्या क्या पूछा जा रहा है हमारे करंट एग्जामिनेशंस में, ठीक है, चाहे वो जेई का हो चाहे नीट का हो। अगर आपने टॉपिक कंप्लीट कर लिए तो फॉर श्योर आपका सिलेक्शन पक्का है। सो मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, शुक्रिया और अलविदा।